नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। और आज चूंकि योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज जिसको बता रही है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं। मनोज जी, आज 60,000 से ज्यादा युवकों को पुलिस भर्ती का नियुक्ति पत्र दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के में बांटा गया 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री थे, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। लेकिन एक बयान अभी वायरल हो रहा है। अमित शाह जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ का नाम लिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद जो उन्होंने दूसरी लाइन बोली कि मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। फिर उन्होंने नाम लिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अब इस बयान का क्या मतलब समझा जाए कि मुख्यमंत्री के निश्चित उन्होंने रूप ना मुख्यमंत्री है? निश्चित रूप से यह सवाल बड़ी चीजें खड़ी करता है, बड़े प्रश्न और खड़ा कर देता है कि मेरे मित्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ये बात केशव प्रसाद मौर्य को भली बात मालूम है कि योगी आदित्यनाथ से और केशव प्रसाद मौर्य से किस तरीके की अदावत है और पूर्व में किस तरीके से मौर्य समाज के नेता के रूप में उनको प्रस्तुत किया और 10 साल से सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिया है। तो मैं इसको प्रथम दृष्टया इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि पिछड़ा है तो उसको झुंझुना भी पकड़ाना है, तो पकड़ा दिया है। बाकी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की क्या दावत है, इसके बारे में मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप भी बुरा मान जाएंगे और आपके नहीं, दर्शक हम भी क्यों बुरा बुरा मान मानेंगे जाएंगे, सर, आप क्योंकि विपक्ष के प्रवक्ता हैं। और हमारे यहाँ तो आपको अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। मैं दूसरी तरीके से इस बात को कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। वो अदावत जग जाएगा, उस पर मैं क्या प्रकाश डालूंगा, आप क्या प्रकाश डालेंगे, वो तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो एक बैलेंसिंग प्रक्रिया थी कि किस तरीके से मंच से योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाकर और अपने मित्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मनोबल बढ़ाया। लेकिन मैं इसके दोनों ही पहलुओं पे मैंने बात की है कि एक तरफ झुंझुना है और एक तरफ मित्र भाव के साथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने एक करारा वार किया है। और ये मेरे ख्याल से एक राजनेता को करना भी चाहिए समय समय पे, क्योंकि राजनीति में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जब तक सत्ता नहीं पाई जाती है तब तक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और सत्ता पाने के बाद संतुलन शब्द का बड़ा महत्व हो जाता है कि सत्ता के बाद आपने संतुलन कितना गजब का बनाया है नेताओं में, जनता के बीच, विधायकों के बीच, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो संतुलन बनाने का भी प्रयास है और प्लस वो समीकरण में भी आते हैं। और बाकी योगी आदित्यनाथ को मुंह तोड़ जवाब अमित शाह जी दे ही रहे हैं, इसमें हम क्या मैं कहूं कि आप कहेंगे जी। लेकिन एक बयान उन्होंने दिया है वो मेरे गले नहीं उतर रहा है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी यूपी के अखबार नहीं पढ़ते या यूपी के बारे में को पता नहीं होता। हो सकता है लोग मुझे कहें कि मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो मुझे हमेशा योगी सरकार में बुराई नजर आती है। लेकिन जरा आप बताइए, बतौर विपक्ष के नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आप विपक्ष के, कि शाह जी बोले योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता है। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा क्या कि कहा है अमित शाह उन्होंने? जी बोले हाँ, कि योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता। और अभी 29 मई की रात को 4 रईस जादव ने, जिसमें एक नाम बताया जा रहा है कि किसी बड़े अधिकारी का बेटा है, ऐसा आरोप लग रहा है,
उसने एक पुलिसकर्मी को, हजरतगंज थाने के पुलिसकर्मी को बड़ी बुरी तरह से मारा। नाम है पवन चौरसिया, और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। और हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का फरमान नहीं चलता। वो अभी भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में गुंडों का फरमान चलता था। देखिए, इस बात के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो बीजेपी को ये आदत है, बकौल राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता मंत्रियों, तो बीजेपी में एक्सेप्टेंस भी नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए अपनी शिखा में कि बीजेपी में किसी तरीके का आ, आरोप लगाया जाए अगर सरकार पे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे तो प्रधानमंत्री जी भी कसम खाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग के, तो गृह मंत्री जी को खाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये है, अगर उसको सुधारात्मक ये मनोज जी व्यवस्था मैं के तहत रोकूंगा, अगर हम उसको। मैं आपको रोकूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी थी 1 डेढ़ महीने पहले कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। नहीं, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ये अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था के आधार पे वो देते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण दूसरा होता। देखिए, राजनीति में शुचिता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सब चीजों का बड़ा महत्व होता है। कई विचारधारा हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी हैं, और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और संविधान के तहत चलने वाले भी तमाम सारी विचार की। लेकिन दक्षिण पंथियों की सदैव से ये बात रही कि उन्होंने ऑलवेज राइट, उनकी विचारधारा के साथ साथ उनका शासन हमेशा राइट रहा है, ये बात उन्होंने सदैव कही। समाजवादियों में एक विशेषता रहती है कि नहीं तो समाजवादी आप एक्सेप्ट सहमत है कि करते उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया है? इसका मतलब आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून हैं व्यवस्था ना। बढ़िया है। अरे आपकी बिल्कुल है। सरकार में गुंडों का फरमान चलता अभी था। सत्यनारायण जी की कथा समाप्त नहीं हुई है, आप पहले कथा पूरी समाप्त हो जाने दीजिए, तब प्रसाद की बात करिए। अभी मत कहिए कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अमित शाह ने जो बात कही है वो कभी कभी सुधारात्मक दृष्टिकोण से ना रह के भ्रमात्मक दृष्टिकोण को भी सामने रखने का विचार किया जाता है। जैसे उनकी अदावत है ये, मैं अगर आपका शुभचिंतक हूं पाठक जी, तो मैं आप में सदैव चाहूंगा कि सुधारात्मक प्रक्रिया आपकी चलती रहे। अगर आपके द्वारा कुछ गलत हो रहा है या आपके सिस्टम में कुछ गलत है तो आप उसको सही करके और बेहतर बनो और बेहतर पर्सनालिटी डेवलप हो। लेकिन अगर मैं आपका शुभचिंतक नहीं तो मैं कहूंगा यू आर द ओनली बेस्ट, आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं। यानी कि आप अपने उसी मंत्र मुग्ध जाल में फंसे रहें। तो मैं उसको व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से भी देखने की प्रयास कर रहा हूं कि अमित शाह ने मोदी जी की, माफ करिएगा, योगी जी की सिर्फ तारीफ नहीं की है, वो दूसरी बात भी कही। और उसका विश्लेषण और किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ गुंडों का ही प्रस्ताव प्रस्ताव चल रहा है, उन्हीं का ही फरमान चल रहा है, इसमें दो राय नहीं। उसके पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बड़े गंभीर गंभीर आपराधिक मुकदमे रहे हैं जो उन्होंने खुद स्वयं से वापस लिए, जो कि मेरे ख्याल से उस शब्द को कहने के लिए पर्याप्त है, उस परिभाषा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो कुछ भी अमित शाह जी ने कहा है वो उसका अपना एक दृष्टिकोण है। अब योगी आदित्यनाथ जी को समझना है कि 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को जेल तो भेज देते लेकिन बुलडोजर नहीं चला। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को जेल भेज देते हैं, लेकिन अगर डिप्टी सीएम गुस्सा बैठे हैं तो आप उसकी बेल करवा देते हैं और उसको बरी करवा देते हैं। एक तरीके से पास्को की घटना में सालों साल जमानत नहीं मिलती और हफ्ते भर के अंदर जो बाहर आ जाए। तो ये दृष्टिकोण मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की समीक्षा और खासकर लॉ एंड ऑर्डर गुंडई को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। और हर दिन आपने अभी घटना बताई कि एक अधिकारी के बच्चे ने और सबने मिलके एक पुलिस वाले को मारा। योगी आदित्यनाथ के जाति वाले नहीं कूटे जाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं ये बात इसलिए जानबूझ के कहता हूं कि कम से कम वो कूटे जाएं तो योगी आदित्यनाथ उस पर कोई कम से कम एक्शन ले। अब उनका क्या खौफ है, ये बात अब सरकार में बैठे लोगों को बतानी चाहिए कि ब्राह्मण मारा जाएगा, ब्राह्मण पे मुकदमा फर्जी लग जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, उसके ऊपर अत्याचार हो जाएगा। लेकिन
ठाकुरों पे कोई अत्याचार नहीं है। ये एक सुखद इस पूरे प्रदेश में एक जाति के लिए व्यवस्था है, बाकी सब पे अत्याचार है, इसमें दो राय नहीं, कोई बचा नहीं, किसी को उत्तर प्रदेश के जंगल राज ने छोड़ा भी नहीं। जी नहीं, एक एक चीज साजी ने और बोली है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की हुई है भर्ती। पिछली सरकारों में कई भर्तियां हुई थी और उसमें कई कमियां पाई गई थी। बिना पर्ची बिना खर्चा के कोई भर्ती नहीं होती थी। कमाल की बात है। मतलब मैं फिर उन्होंने एक आप बात पे मान तंज के कस चलता दिया। हूँ। देखिए अमित शाह जी हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, या कोई और नेता हो, देखिए जवानी खर्च से काम नहीं चलता है। मैं कई चीजों को एक्सपोज कर चुका हूं भाजपा की। मैं पहला व्यक्ति था जो नेताजी को हत्यारे शब्द से बीजेपी के लोग नवाजते थे कि नेताजी हत्यारे। मैं पहला व्यक्ति था जिसने पूछा था भाजपाइयों से कि वो थाना बताओ जहां नेताजी के खिलाफ 302 का मुकदमा लगा है, या गोली चलवाने का मुकदमा लिखा, या किसी न्यायपालिका ने उन्हें दोषी ठहराया। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी की भर्तियों में किसने पैसा दिया? एक आदमी तो सामने लेके आओ, एक आदमी तो सामने लेके आओ कि पर्ची से हुआ कि खर्चे से हुआ, किस तरह हुआ। अब आप जवानी खर्च कह दो। हमारी सरकार में तो पेपर लीक भी नहीं हुआ, हमारी सरकार में तो नकल करा के परीक्षा भी नहीं दिलाई गई, हमारी सरकार में तो जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत हुआ, और किसी भर्ती पे कोई आरोप नहीं लग पाया। अब उसमें एक सवाल आप पूछोगे आपसे कि भैया उसमें यादव बहुत हो जाते, तो मेरा अनुरोध है आपसे, आप मुझे ये बताओ कि 60,000 में कितने यादव भर्ती। अगर आप बता दोगे चल तो क्लियर हो जाएगा मामला, अगर नहीं बताओगे तो मैं ये समझूंगा। मैं अपनी तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जातिवार आंकड़ा अगर देखा जाएगा तो बैकवर्ड में सबसे ज्यादा अगर पुलिस में कोई जाति की भर्ती योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई है तो यादव कम्युनिटी की। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। सरकार ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की, जातिवार आंकड़े नहीं बताए, लेकिन मैं इतना दावा कर रहा हूं, और ना यकीन हो योगी सरकार के इस 60,000 का आप मुझे डेटा दे दीजिए कौन सी जात के कितने लोग हैं। तो मेरा नहीं नहीं तो चैलेंज मैं है कि बैकवर्ड कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अगर किसी जात की भर्ती हुई है तो वो यादव, योगी सरकार में। यही आरोप हमारी सरकार में हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री पे लगता था, चाहे सदैव मुलायम सिंह यादव जी रहे हो और चाहे माननीय हमारे अखिलेश यादव जी रहे हो। तो फिर अंतर तो क्या है? क्या है अमित आप शाह बड़ा जी? बयान आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि ये जो 60,000 सिपाही भर्ती हुई है जिसमें 27% रिजर्वेशन था, लगभग 15,500-16,000 ओबीसी का, उसमें सबसे ज्यादा यादव सिपाही चयनित हुए हैं। हाँ कहीं बिल्कुल, ऐसा मैं ये तो बात नहीं दावे से कह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई आ, अंदर कमरे में डील हो गई है योगी जी में और अखिलेश जी में कि साहब ऐसा है कि हम आपकी बिरादरी के लोगों को सिपाही बना देते हैं, थोड़ा आप लोग हमारे ऊपर थोड़ा कम कम इल्जाम लगाया करिए, भी तो हो सकता है। देखिए एक बात, ये एक असामाजिक बात है, ये एक भौगोलिक भी इसका दृष्टिकोण है। देखिए पूरब में यादवों की संख्या, पूरब क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या 10% से ऊपर की है। बिहार में 14.26% है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 13% के आसपास। उत्तर प्रदेश में जब जाति जनगणना होगी तो परिणाम आ जाएगा। इसके बाद यादव कम्युनिटी के बाद अगर बैकवर्ड का कोई कास्ट बहुत तेजी से पुलिस विभाग में जाता है तो उसमें जाट और गुर्जर है, लेकिन उनकी तादाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और कुछ जिलों में पाए जाते हैं, तो उनकी नहीं नहीं, एक आबादी आंकड़ा और मात्र। भी है, मैं देख के चौंक गया था, आपसे रोक रहा हूँ कि आगरा जिले से 2,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, और एक जिला है नेपाल बॉर्डर पे श्रावस्ती, वहां सिर्फ 225 लोग वहां से भर्ती हुए हैं। इसका मतलब आर्थिक और शैक्षिक असमानता बहुत जबरदस्त है उत्तर प्रदेश में, नहीं भौगोलिक देखिए, दृष्टि से देखे तो। इसके पाठक जी कई पहलू हो सकते हैं, उस पर मैं डीपली चर्चा जरूर करना चाहूंगा, लेकिन इसके कई दृष्टिकोण है, कई पहलू हैं, कई चीजें हैं। कई सेंटर्स पे भर्तियां होती हैं और वहां पे मंडल के नहीं हिसाब नहीं, से एक जहां पे जिले का बहुत। एक जिले का, आगरा जिले के रहने वाले हैं भाई। बिल्कुल। तो नए जिले की बात है तो जाहिर सी बात है सरकार को जांच करानी चाहिए, सरकार को जांच करानी चाहिए भाई। सदैव ही अब आप बलिया से आते हैं,
अगर आपका गृह जनपद बलिया है तो गाजीपुर का सदैव से, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पीएससी हो, गाजीपुर का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहता है, ऑलवेज अच्छा रहता है। और उसमें भी यादवों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में रहती है। क्यों? क्योंकि आबादी है उनकी, इस वजह से। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है पाठक जी कि योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि यादवों की कितने बड़े नंबर्स पुलिस भर्ती में सेलेक्ट हुए और हमारी सरकार में कितने सेलेक्ट हो। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। हमने कहाँ गलत किया? मैंने इन सारी बातों को इसीलिए कहा, और तो कई इसका सारी मतलब, भर्ती। नहीं, इसका मतलब जो बिहार में अति पिछड़ों को अलग से जगह दी जाती है, तो यादव लोग अब बैकवर्ड नहीं माने जाने चाहिए। अगर बड़ी संख्या में यादव लोग क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो ओबीसी कोटा में सब कोटा बनना चाहिए कि अति पिछड़ों को ज्यादा नौकरी मिले। नहीं, मैं ये बात इसीलिए, ये मांग बीजेपी ने नहीं की है कि जाति गणना करवाइए। ये मांग किसने की है? ये सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी ने की थी, ये हमारे नेता ने की है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने की है, ये मांग अच्छा, आप एक नई शरद बात यादव बता जी रहे ने हैं कि की है। जाति जनगणना की मांग मुलायम सिंह यादव ने की थी, नेताजी ने बिल्कुल। सबसे पहले। और 2011 में हुई भी थी उनकी उनकी मांग के आधार पर, तो लेकिन उसके उसके आंकड़े आंकड़े क्यों नहीं नहीं प्रस्तुत सार्वजनिक किए। कराए गए? आपके आपके सहयोग से सरकार चल रही थी दिल्ली में। देखिए, एक बात निश्चित तौर पे उसको पूरा करने में 2011 में कराई गई, और 2012-13 तक जो भी रिपोर्ट थी, इसके बाद सरकार ने किस षड्यंत्र के तहत उसको नहीं किया, ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन हम एक बात कहते हैं, और ये बात स्पष्ट है, समाजवादियों ने इसलिए जाति जनगणना की बात की क्योंकि आरोप हम पे लगा। और कितना साधारण सवाल आपने पूछ लिया कि 27% में आपको, अरे 27% में साहब हमारी संख्या कितनी, ये तो बता दो, ये तो बता दो कि कितनी संख्या है। ठीक, तो चलिए हम सर, ये वही तो तो सवाल, जानना एक चाहते सवाल, हैं। एक आज आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और दावा किया। वो फिर दावा किया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 8 सालों में उन्होंने 8.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। नहीं, वो भाई हर साल। नौकरी शब्द गलत है, अच्छा। नौकरी शब्द गलत है। वो कुछ और दिया है। क्या दिया है? वो हो सकता है 8.5 लाख ठाकुरों को मजबूत कर दिया, ये वो कहना चाह रहे हैं। वो नौकरी शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 8.5 लाख ठाकुरों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में मजबूत कर दिया है, ये उनका अभिप्राय है कहने का। 8.5 लाख कौन सी नौकरियां हुई? जब अरे चिल्लाओ, जब मुंह फाड़ो, 50,000 की वैकेंसी 4 साल में निकालो, 5.5 लाख से 8.5 लाख पे चले जाओ। कौन सी नौकरी दी? 6.5 लाख संविदा पे एजेंसियों के थ्रू काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कर्मचारी, तो कौन सी नौकरी दी? नौकरी को, संविदा कर्मियों को अगर नौकरी मानते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री को भगवान मानना चाहिए। काहे के लिए मुख्यमंत्री मानो? उनको भगवान मानना चाहिए। क्या जरूरत है उनको मुख्यमंत्री मानने की? वो तो भगवान हो गए फिर। अगर इतनी छोटी सी एडॉक की नौकरी को, 5,000 के टेम्परी नौकरी को आप नौकरी अगर मानते, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है। सरकारी नौकरी जिसमें सारे नियम कानून होते हैं, सारी चीजें होती, पेंशन होती, लोगों का एक जीवन बेहतर होता है, और पब्लिक सेक्टर मजबूत होता है। ये सरकारी नौकरी का मतलब है। सरकारी नहीं नौकरी तो का ये संविदा, मतलब थोड़ी नहीं एक है। में एक सवाल, संविदा कर्मियों पे सवाल उठाते हैं। जब आपकी सरकार थी 2012 से 17 तक, तब आप लोगों ने संविदा वाली व्यवस्था बंद क्यों नहीं कर दी थी? नहीं, देखिए, सबको कंफर्म बंद कर नहीं दिया हुई होता। थी। अरे एक मिनट, एक मिनट, आप जब कोई सवाल पूछा करिए पाठक जी तो बहुत सोच समझ के पूछा करिए। खासकर मैं बड़े अनुरोध के साथ कह रहा हूं, मेरे से तो बिल्कुल सोच समझ के पूछा नहीं करिए, नहीं क्योंकि नहीं, तो मेरे भाई पास आप संविदा कर्मियों पे ऊपर आपकी पार्टी वाले बहुत के आरोप लगा रहमो रही है। करम से, अरे सुन लीजिए, ऊपर वाले के रहमो करम से, आप सबकी दुआओं से हर चीज का ज्ञान। हाँ तो ध्यान अटल दीजिए ना, बिहारी वाजपेयी मुझे ने बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी अपनी सरकार से, सुनने में आता है। उन शिक्षा मित्रों को परमानेंट नौकरी किस सरकार ने दी थी? आप बताइए, कौन लोग थे वो? उत्तर प्रदेश के उन मुख्यमंत्री का नाम बताइए नहीं, वो तो अखिलेश यादव ने दिया था। जिन्होंने शिक्षा मित्र, जिसकी तनख्वाह मात्र 3,000 रुपए थी, उस नौकरी को करने वालों को 40,000 रुपए वेतन पे किया था। उनका नाम सहायक आदरणीय शिक्षक। अखिलेश यादव था। तब फिर हम वो लोग हैं
जो गरीब किसान के बच्चे को जो 3,000 रुपए में पढ़ा रहा था, उसके अनुभव के आधार पर, उसकी डिग्री के आधार पर, उसके तमाम सारी चीजों के आधार पर हमने उसको सहायक अध्यापक बनाया। और 1, 2, 10, 20, 25, 100, 50, 50,000 नहीं बनाए थे, लाखों में तादाद थी उसकी, लाखों में। तो ये कम से कम आपको सोच के मुझसे पूछना चाहिए। हाँ, एक वादा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में संविदा पे कोई भर्ती नहीं होगी, सिर्फ सरकारी नौकरी की भर्ती होगी। चाहे एक भर्ती करना पड़े, चाहे 10 लाख भर्ती करना पड़े, समाजवादी लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारा नौजवान चुपचाप बेरोजगारी की जिंदगी जी रहा है, शादी भी ना हो रही। ये भी अरे सोचने की कितनी दुख की बात। आज तो कम से कम बधाई दे दीजिए, 60,000 युवाओं को नौकरी मिली है। हम बधाई तब देंगे जब योगी आदित्यनाथ जी 27% में कितने यादवों को नौकरी दी उसके आधार पर, क्योंकि हम पे आरोप लगता था कि साहब सब यादव भर लिए, तो आप बताओ कितने यादव भरे हो। और फिर अरे सवाल पूछेंगे ठाकुरों, 1 मिनट, फिर सवाल पूछेंगे ठाकुर कितने रखे गए। तो क्या ठाकुरों के सुरपैर होते, खुरपैर होते हैं, सुरपैर होते हैं, क्या होते हैं कि उनकी भर्ती ज्यादा हो जाएगी? वैसे जितने पहले मैं किसी को सुन रहा था, हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पहले अक्सर देखा जाता था कि विश्वविद्यालय के कुलपति ब्राह्मण समाज के ज्यादा होते और कायस्थ समाज के ज्यादा होते थे, सबसे ज्यादा तादाद ब्राह्मणों की थी। और ये एक नैरेटिव था पूरे प्रदेश में कि ब्राह्मण जो होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी होता है, शिक्षण कार्य उसका पुश्तैनी काम था। लेकिन अब बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जात के कुलपति सबसे ज्यादा है? आपको नहीं मालूम होगा, आप बोलोगे भी नहीं, हो सकता आपको डर लगता हो कि दोबारा भी नौकरी से ना योगी आदित्यनाथ निकलवा दें आपको, मतलब अरे नौकरी हमारी दर्शन साहब अब जो तो हम अपना। अपना काम कर रहे हैं, आपको हम किसी की नौकरी कर रहे हैं। अरे चैनल सस्पेंड करवा देंगे, इसलिए आप अरे मत सोचिएगा। वो तो मैं भगवान के आशीर्वाद से 2 बार सस्पेंड हो चुका है। ठीक हो चुका नहीं, भगवान नहीं, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आशीर्वाद से। भगवान को क्यों दोषी देंगे आप योगी को आप भगवान मानते हो तो आप कह सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं कुछ नहीं, कहूंगा नहीं। मैं तो लेकिन मानता हूँ कि दुनिया महादेव ही चलाते हैं, लेकिन अच्छा, महादेव, देवों को देव महादेव जी चलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो मैं कह रहा हूं, अब क्यों सबसे ज्यादा ठाकुर कुलपति हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में नहीं कौन सा नहीं, जादू लेकिन हो गया? मनोज जी मेरे कुछ सवाल थे जो विपक्ष को पूछने चाहिए थे, नहीं पूछे, लेकिन मैंने पूछा है, अपने ट्वीट के माध्यम से ही पूछा है कि भाई सिपाही भर्ती परीक्षा, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है, क्योंकि परीक्षा हुई थी 17-18 फरवरी 2024 को, पेपर लीक हो गया तो दोबारा पेपर कराना पड़ा। तो जिनकी जिनकी वजह से और उसके जिन छात्रों को नौकरी आज से 9 महीने पहले मिल जाती, उनको 9 महीने बाद नौकरी मिली। पहली बात तो ये, दोबारा आपने परीक्षा कराया, जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई किससे होगी? प्लस जिन जिन अधिकारियों की वजह से पेपर लीक हुआ उन पे क्या कार्रवाई हुई? और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये उत्तर प्रदेश में एक नई परंपरा आज रखी गई है कि हर एक सिपाही को ज्वाइनिंग लेटर के लिए लखनऊ बुलाया गया, जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे। और बहुत बड़ा इकाना स्टेडियम में शायद उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इकाना स्टेडियम में आयोजन करते तो समाजवादी लोग कहते कि भैया अपने स्टेडियम में क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, स्टेडियम नहीं बनाना है, एक काम करते तंबू पंडाल लगा देते हैं, कनाल लगा देते हैं और करते हैं। तो इसमें जो पैसा खर्चा हो, इस पर आपने कोई सवाल नहीं पूछा कि भाई अरे नौकरी। बाबा जी वो पैसा मठ से लाए। केशव प्रसाद मौर्य अपनी कौशाम्बी और त्रिवेणी के किनारे वाली जमीन बेच के लाए, इसलिए उन्होंने इसलिए करवा दी। नहीं फिर वो और ज्यादा, अब मैं बोलूंगा तो आपके कमेंट सेक्शन में लिखा जाएगा कि ये पैसा सफाई महोत्सव पे नहीं खर्चा किया, बहुत नहीं, सवाल होंगे। सुनिए सुनिए, सफाई महोत्सव पे सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि जिन पैसों से सफाई महोत्सव होता था उन्हीं पैसों से गोरखपुर महोत्सव होता है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में होता है। मैं उसमें का पत्रकार नहीं हूं जो सवाल न पूछूं, बिल्कुल पूछूंगा। सफाई महोत्सव में भी टैक्स पेयर का पैसा लगता था, गोरखपुर महोत्सव में जो पैसा लगता है वो टैक्स पेयर का ही लगता है, और अच्छा अब तो ये हर जिले में बताइए, महोत्सव मुझे होता है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो सिपाही इटावा है वो बुंदेलखंड का एक किनारा है, आपको भी बेहतर तरीके से पता है, चाहे औरैया हो चाहे इटावा हो, इसके बाद बीहड़ ही पाए जाते हैं। इटावा से थोड़ी दूर चलिए
तो आपको इटावा के किनारे, इसके बाद आपको बीहड़, जब एमपी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सब बीहड़ ही मिलेगा। उस बुंदेलखंड को, जिसको ये कहा जाता था कि बड़ा उपेक्षित कर रखा है सरकारों ने, हमारे नेताओं ने उस बुंदेलखंड में अस्पताल भी दिए, स्टेडियम भी दिए और तमाम सारी चीजों से मजबूत किया कि बुंदेलखंड की उपेक्षा ना हो, वहां की जनता को सारी व्यवस्थाएं मिलें। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा इस पे करता है सफाई में हो जाता है। खैर, मैं उस पर चर्चा करना भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दुनिया का सबसे बेहतरीन महोत्सव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप वहां से आते हैं और आप कुछ अगर गोरखपुर के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि गोरखपुर में भी एक दूसरे स्टेट क्या कह लीजिए, बिल्कुल किनारा है, बिहार का और नेपाल का एक किनारा है। तो उसमें किसी तरीके का कोई हमें दिक्कत नहीं है, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन जो आरोप हम पे लगाए गए, उस आरोप का अंतिम जवाब यही है मेरा, और सवाल भी है कि इस सरकार की 60,000 भर्ती में कितने यादव योगी आदित्यनाथ ने भर्ती की, ये मेरा सवाल है। और इस सवाल को छोड़ के जाइए, दर्शकों से पूछिए, सरकार से पूछिए। और वो इसलिए कि अगर इसमें यादवों की तादाद ज्यादा बड़ी तादाद में भर्ती हुई है तो उसके पीछे क्या कारण? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का प्रेम है, इस वजह से वहां ज्यादा भर्ती हुई है यादवों की, या ठाकुरों की भर्ती ज्यादा हो गई है पुलिस विभाग में तो उनका उनके प्रति प्रेम है अब जनरल मैं कुछ क्लास में? बोलना नहीं चाहता, लेकिन संकेतों में एक बात करूंगा जी। कि आदमी सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखता है? नहीं, अब वो आप कहना हिंदू चाहते हैं हिंदू तो परिवार कहिए। में आदमी सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखता है? मैं किसी ऐसी बात के नहीं, लिए मैं नहीं, नहीं नहीं, इशारा हिंदू कर रहा हूं। परिवार में आदमी सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखता है? मैं आप ये दर्शकों से सवाल पूछिएगा, मुझे इस पे कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन तो मैं मुझे एक बात लगता है कि जानता हूं, हाँ, कि यादव कम्युनिटी का आंकड़ा सामने आना चाहिए और देश को, प्रदेश को पता चलना चाहिए कि पर्ची खर्चा से भर्ती हुई है कि किसी और बात से भर्ती हुई। ये बात जनता को पता चलती। हमारी सरकार होती तो आंकड़ा पता चल जाता कि इतने यादव भर्ती हुई। योगी सरकार में क्यों नहीं आंकड़ा? योगी आदित्यनाथ कहे कि 1,000 यादव की भर्ती हुई है, सिर्फ 60,000 कहना पड़ेगा। और नहीं कहोगे तो सीना ठोक के कहेंगे और 10 बार पूछे। इस बात को ध्यान रखिएगा और ये चलिए, बात कितना किसी से आंकड़ा छिपनी नहीं चाहिए। कुछ तो आंकड़ा आपके पास होगा मनोज जी, कितने यादव साहब सिपाही इसमें? मुझे अगर ये लगता है मुझे 5 से मालूम 6 होता तो हजार मैं के तुरंत आसपास बता का। देता। तुरंत बता देता। मेरे पास नहीं है। अब हम भी लिस्ट खोजेंगे, कितने ठाकुर भर्ती हुए, कितने ब्राह्मण, कितने यादव, कितने कुशवाहा, कितने मौर्य, सब पूछें, सब पूछा जाएगा। लेकिन आप, मतलब आपने अमित शाह जी कहा कि भाई पिछली सरकारों में पर्ची और खर्चा से नियुक्ति होती थी, इस बार तो बिना उसका सबूत पर्ची दे, और बिना। उसका सबूत सरकार दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेता बड़े संवेदनशील हैं, वो संवेदनाएं समझते हैं और सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं। वो दे। अनिल यादव के खिलाफ किस तरह यादव आयोग लिख दिया था, तो आप क्या लिखूं? अब तो आयोग में भगवान राम की फोटो लगा दी है आगे पेंटिंग करके। मैं क्या कहूं? ठाकुर भगवान राम की आयोग हो गया क्या, ये कहूं क्या? वहां तो भगवान कृष्ण की फोटो नहीं लगी थी हमारे समय में, लेकिन अब तो भगवान राम की फोटो लगी। तो कहूं मैं छत्री आयोग हो गया, रघुकुल का आयोग हो गया? वैसे मैं ये सब कहता नहीं, क्योंकि ये बकवास बातें हैं। अब ये सरकार की अपना एजेंडा है। अब ईश्वर को सामने रख के अगर भ्रष्टाचार करना चाहती तो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे दिल में इतना दर्द हुआ जिसका जवाब नहीं। मैं गया था प्रयागराज, मैंने देखा भगवान राम की फोटो बनी। गजब! अब इससे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है? कण कण में राम है। और जिस आयोग में ही, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा की जो परीक्षा कराने वाले विभाग में ही भगवान राम उस पे, उसके पटल पे ही बनी ये फोटो। और क्या चाहिए? सभी देवताओं का वहां वास है, वही चल रहा है सब। खैर, ज्यादा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि यादवों का आंकड़ा प्रस्तुत कर दें और बैकवर्ड को क्या दिया है, पीडीए को क्या दिया है और योगी आदित्यनाथ ने अपनी जात वालों को क्या दिया। धन्यवाद।